कल हम लोगों ने द्वंद्व समास का एक से द्वंद्व समास का अध्ययन किया था। द्वंद्व समास में तीनों समास एक से समाहार इतरेतर इनका हम अध्ययन कर चुके। अब इसके बाद आपने अव्ययभाव समास पढ़ लिया और द्वंद्व समास पढ़ लिया। इसके बाद में आता है हमारा नंबर 3 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास काफ़ी बड़ा है। इसकी परिभाषा है कि यदि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो या एक पद किसी दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वैसे भेदों के बारे में जब हमने बताया था कि समास के 4 भेद होते हैं तो उसमें पहले 6 होते थे। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु एवं बहुब्रीहि। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया गया था कि तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु समास। तो यदि आपने इनका अध्ययन किया हो तो आपने देखा होगा कि तत्पुरुष समास की परिभाषा जब अपन करते हैं तो तत्पुरुष समास की परिभाषा में कहते हैं कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्मधारय की परिभाषा अगर हमने देखी हो कहीं तो कर्मधारय में भी यही है कि यदि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नंबर 3 जो द्विगु समास है, द्विगु समास के बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि पहला पद संख्यावाची हो, यदि पहला पद संख्यावाची हो दूसरा पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो संख्यावाची शब्द जो होता है, पहला पद इसमें संख्यावाची दिया तो संख्यावाची शब्द जो होता है वो भी विशेषण ही कहलाता है। संख्यावाची शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। तो वही बात ये हुई, इसमें भी पहला पद विशेषण हुआ। तो तीनों जो समास थे, तत्पुरुष समास उसमें पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य, कर्मधारय है उसमें भी पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य, द्विगु समास है उसमें पहला पद संख्यावाची और संख्यावाची मतलब विशेषण। इसलिए इन तीनों समासों को मिला करके एक बना दिया गया। अतः संख्या में कमी हो गई, 6 की जगह रह गए 4। तो वही तत्पुरुष समास हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें परिभाषित करते हैं कि यदि कोई एक पद दूसरे पद की, कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो, तो कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा यानी जैसे वनवास, वनवास जो शब्द है इसमें पूर्व पद है वन, उत्तर पद है वास। वनवास यानी वन में निवास, निवास तो है मगर कहाँ, वन में। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है कि हमारा जो निवास है वो वन में है। विग्रह करेंगे वने वास है, वन में निवास। तो ये तत्पुरुष समास कहलाया। लेकिन तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 1 होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और नंबर 2 होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष
समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 1 समानाधिकरण तत्पुरुष समास, नंबर 2 व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जैसा नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी दोनों पदों में समान विभक्ति आएगी। विग्रह जब करेंगे तो दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है, व्यधिकरण में अलग अलग विभक्ति आएंगी, दोनों समान विभक्ति नहीं आएंगी। पहले पद में कोई विभक्ति है तो दूसरे पद में अलग होगी। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास देखते हैं। पहला समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। यदि तत्पुरुष समास में दोनों विभक्तियां समान हों या पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो एवं दोनों विभक्तियां समान हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और दोनों पदों में समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास केवल प्रथमा विभक्ति में होता है। यदि तत्पुरुष समास में दोनों पदों में समान विभक्ति हो, समान विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति, समान विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति हो तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नील कमलम, नील कमलम जिसका तात्पर्य होता है नीला कमल, यानी नील कमलम में विशेषता बतला रहा है कि कमल तो है मगर कैसा, नीला, नीला कमल है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है, अतः ये तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं कि नीला अपन जब बोलते हैं तो इसमें कोई हिंदी चिन्ह नहीं आ रहा। जहाँ कोई हिंदी चिन्ह नहीं आता वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कमल, कमल के बाद भी कोई हिंदी चिन्ह नहीं आ रहा, तो दोनों में समान विभक्ति हुई और दोनों में प्रथमा विभक्ति लगेगी। लेकिन लिंग कौन सा है? नील और कमलम दोनों ही नपुंसक लिंग हैं। अतः नीलम चेतत कमलम, ये हुआ इसका समास विग्रह, यानी दोनों पदों में समान विभक्ति है। अतः ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, ये भी दो प्रकार का होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य समानाधिकरण, विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 2 उपमान उपमेय, उपमान उपमेय समानाधिकरण, उपमान उपमेय समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दो प्रकार का हुआ, विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास और उपमान उपमेय समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पढ़ लेंगे अपन
विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 1, विशेषण विशेष समानाधिकरण, विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास। विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात विशेषण और विशेष्य, यानी एक पद तो उसमें विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। जहाँ एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे समानाधिकरण विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। एक पद विशेषण हो यानी ऐसा पद जो किसी शब्द की विशेषता बतलाए, और जिसकी विशेषता बतलाए वो विशेष्य कहलाता है। जिस शब्द से विशेषता बतलाता है वो विशेषण, जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष्य। तो एक पद तो कोई सा विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। परिभाषित करते हैं, यदि एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण विशेष्य, तो उसे विशेषण विशेष्य समानाधिकरण, विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह करते समय दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तथा दोनों पदों के बीच क्रम से चे असौ चे इयम या चेतत लिखा जाता है। यानी हमको जब क्लियर हो जाता है पद को देखने के बाद में, हम जब हमारी समझ में आ जाता है कि ये विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, तो जब समझ लेते हैं तो उसका हमें विग्रह करना पड़ता है। तो ऐसे पद का विग्रह करते समय यानी समास विग्रह करते समय दोनों पदों में प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे। यदि पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग की प्रथमा, स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग की प्रथमा, नपुंसक लिंग शब्द है तो नपुंसक लिंग की प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। और दोनों पदों के बीच यदि पुल्लिंग शब्द है तो चेयसौ, स्त्रीलिंग है तो चेयम और नपुंसक लिंग है तो चेतत, उन दोनों पदों के बीच में जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है साहब? उदाहरण से समझें। जैसे मान लीजिए है हमारा वीर पुरुष, वीर पुरुष, वीर पुरुष है तो लिंग का पता हमें अंतिम पद से चल जाएगा। लास्ट पद जो दूसरा पद है वो पुल्लिंग है तो पहला भी पुल्लिंग माना जाएगा, दूसरा पद स्त्रीलिंग है तो पहला पद भी स्त्रीलिंग माना जाएगा, दूसरा नपुंसक लिंग है तो पहला पद भी नपुंसक लिंग माना जाएगा। यानी दूसरे पद के अनुसार प्रथम पहले पद में विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा।
तो वीर पुरुष, पुरुष पुल्लिंग शब्द है, अतः ये पुल्लिंग का है। इसका विग्रह करेंगे तो पुरुष में विसर्ग लग रहा है, ऐसे वीर में लगा देंगे, वीर है, और पुल्लिंग है इसलिए बीच में क्या लिखेंगे, चे असौ, वीर है चे असौ पुरुष है। इसी प्रकार अगला है रम्य वाटिका। रम्य वाटिका यानी सुंदर बगीची। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है, मतलब पहला विशेषण है, इसमें पहला विशेषण वीर था, इसमें पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण रम्य है, दूसरे पद की और दूसरा पद जो है वो विशेष्य है, इसका भी ये विशेष्य है, विशेषता बतला रहा है इनकी, तो ये विशेष्य कहलाएगा। तो इनका भी विग्रह करेंगे। वाटिका स्त्रीलिंग में है तो रम्य भी स्त्रीलिंग में आएगा, वाटिका अतः रम्या, रम्या, लेकिन स्त्रीलिंग है इसलिए लगाएंगे चेयम, और वाटिका ज्यों के त्यों। तीसरा है मान लीजिए हमारा नीलोत्पलम। इसमें पहला पद नील, नील प्लस उत्पल से नीलो हो गया, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। तो उत्पलम में नपुंसकलिंग की तरह व्यक्ति है उत्पलम, तो इसमें हो जाएगा नीलम, चेतत लगेगा, नीलम चेतत, नपुंसकलिंग है इसलिए नीलम चेतत उत्पलम। मान लीजिए हमारा है एक सुंदर नर है, सुंदर नर, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, पुल्लिंग में दिया हुआ है, तो सुंदर है चे असौ नर है। यह है हमारा विशेषण विशेष समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, तो वह विशेषण विशेष कहलाएगा। मगर विग्रह जब करते हैं तो दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके और विभक्ति का चयन, लिंग का चयन कैसे करेंगे कि जो हमें समस्त पद दिया गया है उसके अंत में जो भी लिंग है वही लिंग अपन पहले पद में लगा देंगे, उसी, और जो विभक्ति प्रथमा लगेगी दोनों में, लेकिन इस लिंग के अनुसार पुल्लिंग है तो पुल्लिंग प्रथमा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग प्रथमा, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। और दोनों पदों के बीच में अगर पुल्लिंग हो तो चेतत जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग हो तो चेयम जोड़ा जाता है, और नपुंसक लिंग हो तो चेतत जोड़ते हैं। पुल्लिंग में चे असो जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग में चेयम, नपुंसक लिंग में चेतत जोड़ा जाता है और विग्रह कर दिया जाता है। अब हमारा दूसरा समास है इसी का, उपमान उपमेय समानाधिकरण, उपमान उपमेय समानाधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए चले हम कहाँ से, समास से। समास का एक भेद आया तत्पुरुष, तत्पुरुष का एक दूसरा भेद आया समानाधिकरण, समानाधिकरण का एक दूसरा भेद आया उपमान उपमेय। बात वही है, वहीं चल रहे हैं। तो उपमान उपमेय समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जैसा कि समास का नाम है उपमान, कोई सा भी एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। कोई एक पद उपमान हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, पहला पद उपमान हो सकता है, दूसरा पद उपमान हो सकता है, या पहला पद उपमेय हो सकता है तो दूसरा पद उपमेय हो सकता है। यानी पहला पद अगर उपमान आएगा तो दूसरा उपमेय आएगा, अगर दूसरा पद उपमान आएगा तो पहला पद उपमेय आएगा। तो कोई भी एक पद उपमान हो और कोई दूसरा पद उपमेय हो तो वह समानाधिकरण यानी उपमान उपमेय समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन ये भी दो प्रकार का है, उपमान उपमेय समानाधिकरण तत्पुरुष भी दो प्रकार का है, एक पूर्वोपमान और एक उत्तरोपमान। यदि पहला पद उपमान दिया गया है तो वो पूर्वोपमान कहलाएगा, अगर दूसरा पद उपमान दिया गया है तो वो उत्तरोपमान कहलाएगा। तो इसको परिभाषित करते हैं। यदि कोई एक पद उपमान हो
और दूसरा पद उपमेय हो तो उसे उपमान, उपमेय, समानाधिकरण, तत्पुरुष समास कहते हैं। कोई एक पद उपमान दूसरा पद उपमेय हो तो उसे समानाधिकरण, उसे उपमान उपमेय समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि शायद हो सकता है कि आप ये नहीं समझ पा रहे उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। तो इससे पहले वाले में बताया विशेषण विशेष, यानी जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष। लेकिन इसमें उपमान, उपमान का मतलब तुलना, तुलना करना। जिस शब्द से तुलना की जाती है वो उपमान और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय। जैसे कहते नहीं है अपन मुख कमलम, कमल के समान मुँह, मुख कमलम कमल के समान मुँह, तो मुख कमल हुआ, उसमें उपमान उपमेय हुआ जिससे तुलना की जाती है। चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुँह, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो ये उपमान है। किसकी की जा रही है? मुँह की, ये उपमेय है। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय कहा जाता है। यह भी दो प्रकार का है। नंबर 1 पूर्वोपमान और नंबर 2 उत्तरोपमान। इसे शॉर्ट में समझ लेंगे कि यदि पहला पद उपमान है तो वह पूर्वोपमान कहलाता है, किंतु दूसरा पद उपमान हो तो वह उत्तरोपमान कहलाता है। कहलाता है। यानी हमने पहले पढ़ा इसको कि कोई एक पद उपमान होगा और दूसरा कोई सा भी एक पद उपमेय होगा। तो अगर वो मान लीजिए पहला पद ही उपमान आ जाए और पहले पद को पूर्व भी कहते हैं, तो पूर्व उपमान, पूर्व प्लस उपमान, पहला पद उपमान हो तो वह पूर्व उपमान कहलाएगा, दूसरा पद उपमान हो तो वह उत्तरोपमान कहलाएगा। पहला पद अगर उपमान है तो पूर्व उपमान, दूसरा पद अगर उपमान है तो वह उत्तरोपमान कहलाएगा। दोनों के उदाहरण एक साथ ही देख लें, कोई खास विशेष बात नहीं है इसमें। जैसे हमने पहला उदाहरण देखा था, बोला था चंद्रमुखम। इसका अर्थ देख लें, अर्थ के हिसाब से इसका विग्रह कर देंगे, अपने आप उपमान उपमेय का पता चल जाएगा। चंद्रमुखम जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुँह, चंद्रमा के समान मुँह। तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। किसकी तुलना हो रही है? मुँह की। तो यहाँ चंद्र उपमान है और मुँह उपमेय है। तो इन दोनों में विग्रह करेंगे, लेकिन विग्रह का नियम छोड़ चुके हैं। विग्रह का नियम हमने नहीं बताया, तो विग्रह का नियम सुन लें इससे पहले कि विग्रह करते समय उपमान के बाद, विग्रह करते समय उपमान के बाद एव लगाया जाता है। एव लगाया जाता है और दोनों पदों में प्रथम व्यक्ति, और दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उपमान के बाद एव लगाते हैं।
तो उपमान कौन है इसमें? चंद्र। लिंग का पता कैसे चलेगा? मुखम। नपुंसक लिंग में तो ये भी कर देंगे अपन नपुंसक लिंग, चंद्रम, और ये उपमान इसके बाद एव, चंद्रम एव मुखम। तो ये कौन सा हुआ भैया? पूर्वोपमान हुआ या उत्तरोपमान? इसमें पहला पद ही उपमान आया है, इसलिए ये पूर्वोपमान हुआ है। पूर्वोपमान समानाधिकरण तत्पुरुष समास, पूर्वोपमान। इस प्रकार दूसरा देखें, नरव्याघ्र। इसका क्या अर्थ है? नरव्याघ्र का बाघ के समान मनुष्य। नरव्याघ्र यानी बाघ के समान मनुष्य। अब की बाघ से तुलना हो रही है किसकी? मनुष्य की। तो बाघ उपमान है जो दूसरे नंबर पर आया है, बाघ उपमान है दूसरे नंबर पर आया, तो ये उत्तरोपमान है। उपमान के बाद ही इव लगेगा, लेकिन नर में व्यक्ति कौन से लगाएंगे? बाघ के अनुसार। प्रथमा पुल्लिंग नर है, इव नहीं आएगा क्योंकि उपमान नहीं है। इव कहाँ लगेगा? सदैव इव के बाद। तो इव है इसमें उपमान है इसमें व्याघ्र। नर है व्याघ्र एवो, ये है उत्तरोपमान का उदाहरण। उत्तरोपमान समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार मुख कमलम, कमल के समान मुंह, मुखम कमलम एवं, कमल के समान हो, उपमान इसमें कमल है, ये भी उत्तरोपमान। और नंबर 4 उदाहरण, चौथा उदाहरण भी देख लेंगे अपन। दुग्ध धवलम, दूध के समान सफ़ेद, दूध के समान। इसमें दूध, दूध उपमान है और नपुंसक लिंग है, तो दुग्धम एवं धवलम, दुग्धम एवं धवलम, यह है पूर्वोपमान। तो इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास का समानाधिकरण तत्पुरुष था ये पूर्ण हुआ। इसके अंतर्गत हमने विशेषण विशेष को पढ़ा, इसके अंतर्गत हमने समानाधिकरण उपमान उपमेय को पढ़ा, और उपमान उपमेय में भी 2 पढ़े, पूर्वोपमान एवं उत्तरोपमान। तो इसके अंतर्गत देखा कि उपमान जहाँ होता है उसके बाद एवं लगाते हैं, दोनों पदों में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। विग्रह पर विशेष ध्यान देंगे। विशेषण विशेष का जो विग्रह है, विशेषण विशेष का विग्रह करते समय दोनों पदों में विभक्ति तो समान लगेगी प्रथमा, मगर पुल्लिंग शब्द है तो चय असौ, स्त्रीलिंग है तो चय इयम, और नपुंसक लिंग शब्द है तो चय तत् का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो उपमान उपमेय है इसका विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन उपमान उपमेय 2 प्रकार का है, एक पूर्वोपमान एक उत्तरोपमान। अगर उपमान पद प्रारंभ में है तो पूर्वोपमान, उपमान पद दूसरे नंबर पर आया तो उत्तरोपमान। लेकिन इसमें इसका विग्रह करते समय विभक्ति तो दोनों पदों में प्रथमा ही लगेगी, लेकिन उपमान के बाद में एव का प्रयोग किया जाता है। अगर उपमान पहला पद है तो बीच में लगा देंगे, उपमान दूसरा पद है तो लास्ट में एव का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास के बारे में चर्चा हम लोग आपसे करेंगे।